हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम 11th क्लास का लेसन 3 पढ़ रहे हैं जो है समानता। पिछले वाले वीडियो में हमने समानता के 3 जो रूप हैं, 3 आयाम हैं, उनके बारे में बात की थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विभेदक बर्ताव द्वारा समानता, यानी कि ये क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं। विभेदक बर्ताव द्वारा समानता। जैसा कि हम देख चुके हैं कि सामाजिक सिद्धांत को यथार्थ से बदलने के लिए औपचारिक समानता या कानून के समक्ष समानता आवश्यक हो, लेकिन पर्याप्त नहीं है। कभी कभी ये भी सुनिश्चित करने के लिए लोग समान अधिकारों का उपयोग कर सके, उनमें अलग अलग बर्ताव करना होता है। इस उद्देश्य से लोगों के बीच में कुछ अंतरों को ध्यान में रखना होता है। उदाहरण के लिए विकलांगों की सार्वजनिक स्थानों पर विशेष सुविधाओं, ढलान वाले रास्तों यानी कि रैंप की मांग करना न्यायोचित होगी। देखिए, आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति विकलांग व्यक्ति है तो उनके लिए विशेष सुविधा देना उनको ज़रूरी है। यानी कि वो एक तरीके से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते तो उनके लिए रैंप की मांग करना उनके लिए न्यायोचित है। अगर मान लीजिए, अगर उनको भी अवसरों की समानता देना ज़रूरी है। उनको जो विशेष अवसर दिए जाते हैं, अवसरों में समानता दी जाती है, उनको विशेष छूट दी जाती है, वो उनके लिए एक कैटेगरी का निर्माण करती है जिसको हम आरक्षण के नाम से जानते हैं। क्योंकि इससे भी सार्वजनिक भवनों में प्रवेश करने का समान अवसर मिल सकेगा। इसी तरह रात में कॉल सेंटर में काम करने वाली महिलाओं को कॉल सेंटर आते समय कुछ विशेष सुविधाओं की ज़रूरत हो सकती है। इससे उनके काम के समान अधिकार की रक्षा होगी। समानता की कटौती उन्हें वरन नहीं बल्कि उनको बढ़ावा देने का उपाय देखा जा सकता है। किस तरीके के विभेद अवसरों तक पहुँचों को बाधित करते हैं और इन बाधाओं को दूर करने के लिए किस तरीके की नीति अपनाई जाती है। आजकल इस तरीके के सवाल लगभग हर समाज का चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ देशों ने अवसरों की समानता को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की नीतियाँ अपनाई है। अपने देश में हमने आरक्षण की नीति को अपनाई है। अगले खंड में सकारात्मक कार्रवाई के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो हम सकारात्मक कार्रवाई के परिप्रेक्ष्य में अपनाई गई नीतियों में कुछ उठाए गए कदमों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। सकारात्मक कार्रवाई क्या होती है, इसको ही हमारे देश में आरक्षण नाम दिया गया है। सकारात्मक कार्रवाई यानी कि सकारात्मक कार्रवाई को ही हम रिजर्वेशन कहते हैं, आरक्षण कहते हैं। ये क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। सकारात्मक कार्रवाई इस बात पर आधारित है कि कानून द्वारा औपचारिक समानता स्थापित कर देना पर्याप्त नहीं है। असमानता को मिटाने के लिए ज़रूरी होगा कि असमानता की गहरी खाई को भरने के लिए अधिक सकारात्मक कदम उठाए जाए। इसीलिए सकारात्मक कार्रवाई की अधिकतर नीतियां अतीत की असमानताओं के संचयी दुष्परिणामों को दुरुस्त करने के लिए बनाई गई है। सकारात्मक कार्रवाई के कई रूप हो सकते हैं। इसमें वंचित समुदायों के लिए छात्रवृत्ति या हॉस्टल जैसे वरीयता के आधार पर खर्च से लेकर उनकी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष व्यवस्था करने तक की नीतियाँ शामिल हो सकती है। ये आप जानते ही हैं जो हमारे संविधान का, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(3) जो है वो जो शैक्षणिक संस्थाएं उनमें रिजर्वेशन की बात करता है। अनुच्छेद 14(4) जो उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें रिजर्वेशन की बात करता है। उनमें विशेष जो SC ST और जो समाज के पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन की बात करता है। अनुच्छेद 16(3) सरकारी नौकरियों में सभी लोगों के लिए रिजर्वेशन की बात करता है। अनुच्छेद 16(4) जो है वो पदोन्नति में आरक्षण की बात करता है। तो ये कुछ आर्टिकल हैं जो भारतीय संविधान में जो समाज में फैली असमानता है उसको समानता लाने का काम करते हैं। ये क्या है, समाज में समानता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण व्यवस्था संविधान में की गई है। तो अब हमने देश में वंचित समूहों को अवसरों की समानता देने के लिए हमने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षित स्थान या कोटा की नीति को अपनाया है। यह नीति बहुत वाद विवाद और असहमति का केंद्र बनी रही है। इस नीति के आधार पर वकालत की गई है कि कुछ समूह वर्जना और अलगाव के कारण समाज पूर्वाग्रह और भेदभाव के शिकार हो रहे हैं। जो समुदाय अतीत में पीड़ित या समान अवसरों से वंचित हैं, उन्हें यह अपेक्षा की जाती है कि वे अन्य लोगों से समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करें। लेकिन ये समतामूलक समाज और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के हित में उनको विशेष संरक्षण और सहायता प्रदान करते हैं। सकारात्मक कार्रवाई के विशेष सहायता और एक
निश्चित समय अवधि तक चलाने वाला यथार्थ उपाय माना गया है। इसके पीछे मान्यता है कि विशेष बर्ताव उन समुदायों को वर्तमान वंचनाओं से उभारने में सक्षम बनाएगा और ये फिर अन्य समुदायों के समान अधिकार और प्रतिस्पर्धा कर लेंगे। यानी कि उनको ये जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है हमारे देश में, वो इस प्रकार से की गई है कि ये जो समाज से पिछड़े हुए लोग हैं वो समाज की मुख्य धारा से समाज के जो सामान्य वर्ग है उनके मुकाबले में आकर अपना और अपने समाज का सर्वांगीण विकास करे। ये सवाल करते हैं कि क्या लोगों को विभेदकारी बर्ताव करने से कभी भी समानता की ओर ले जाएगी, अधिक समानता की ओर ले जाएगी। सकारात्मक विभेदीकरण खास कर आरक्षण की नीतियों के आलोचक इन नीतियों के खिलाफ तर्क देने के लिए समानता के सिद्धांत का सहारा लेते हैं। उनका मानना है कि वंचितों को उचित शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण या कोटा देने का प्रावधान अनुचित है, क्योंकि यह मनमाने तरीके से समाज के अन्य वर्गों को समान व्यवहार के अधिकार से वंचित करता है। आलोचकों का यह मानना है कि आरक्षण भी एक तरीके का भेदभाव है। समानता की मांग उन सभी लोगों से बिल्कुल अलग तरीके से व्यवहार हो। जब हम व्यक्तियों के बीच में जाति या रंग के आधार पर अंतर करते हैं तब जातिगत और नस्लगत पूर्वाग्रह और भी मजबूत होते हैं। इन सिद्धांतकारों के लिए सामाजिक विशेषताओं को समाप्त करना महत्वपूर्ण है जो समाज को विभाजित करती है। इस बहस की रोशनी से यह प्रासंगिक होगा कि व्यक्ति के समान अधिकारों और राज्य के निर्देशक सिद्धांत के रूप में समानता के बीच फर्क किया जाए। व्यक्ति का किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश या सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार पाने का समान अधिकार उसे प्राप्त हो, लेकिन प्रतिस्पर्धा उचित होनी चाहिए। जब कभी भी कुछ सीमित स्थानों या नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा हो तब वंचित समूहों के अलाभकारी नीतियों के शिकार वो नहीं हो। ऐसे शिक्षार्थी जो अपने समुदाय में पढ़ने वाले की पहली पीढ़ी के आते हैं, अर्थात वह अपने माता पिता और पूर्वज अशिक्षित रहे, उन्हें ज़रूरतों और परिस्थितियों के मुकाबले में आगे बढ़ने का समान अवसर उन्हें मिलना चाहिए। दलित, स्त्री, वर्जना और वंचना के शिकार अन्य श्रेणियों से आने वाले सदस्य कुछ विशेष सहायता के पात्र और अधिकारी होते हैं। इस विशेष सहायता को उपलब्ध कराने हेतु राज्य को समानता लाने वाली सामाजिक नीतियाँ बनानी चाहिए। इन नीतियों से उन्हें और समाज के लोगों में प्रतिस्पर्धा लाने का समान अवसर मिल सके। तथ्य है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में भारत में वंचित जनसंख्या के लिए जितना किया जाए उतना बहुत ही कम है। स्कूली शिक्षा के स्तर पर असमानता चौंकाने वाली है। ग्रामीण और शहरी जो झोपड़पट्टी के बहुत सारे गरीब बच्चे स्कूल जाने से वंचित रह पाते हैं, उनकी संभावना न के बराबर है। यदि उन्हें अवसर भी मिल भी गया तब भी वे स्कूल के पास उन्हें प्रवेश नहीं दिया जा सकता। खासकर अभिजात वर्ग स्कूलों की सुविधाओं की तुलना में वे कुछ असमानताओं के साथ स्कूलों में प्रवेश लेते हैं। ये असमानता उनका पीछा नहीं छोड़ती है और योग्यता बढ़ाने या नौकरियां पाने की संभावनाओं पर लगातार चोट करती है। यह छात्र अभिजात समझे जाते हैं और समझे जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने में बाधाओं का सामना करते हैं, क्योंकि इनके पास विशेष कोचिंग के लिए जरूरी संसाधनों का अभाव होता है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम की फीस इतनी ज़्यादा होती है कि उन्हें उनमें से किसी एक घेराबंदी जैसी लगती है। परिणाम स्वरूप वे अधिक विशेषाधिकार और सुविधाओं वाले वर्गों से समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। इस तरीके की असमानता और सामाजिक असमानता समान रूप से समानता प्राप्त करने में बाधक होती है। अधिकतर सिद्धांतकार आज इस बात को मानते हैं कि समान अवसर के लक्ष्य से सभी सहमत हैं। विवाद उन नीतियों के बारे में है जो राज्य को उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपनानी चाहिए। क्या राज्य को वंचित समुदायों के लिए कुछ स्थान आरक्षित कर देने चाहिए या उन्हें उम्र से ही कुछ विशेष सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए ताकि बच्चों की योग्यता और प्रतिभाओं का विकास हो सके। वंचित कौन है,
इसे कैसे परिभाषित किया जाए? क्या वंचितों की पहचान आर्थिक आधार पर की जानी चाहिए या जाति के आधार पर या सामाजिक असमानताओं के आधार पर? ये सामाजिक नीतियों के वे पहलू हैं जिनके बारे में आज भी बहस छिड़ी हुई है। अंततः हम जो भी नीतियाँ चुनते हैं उन्हें सबके लिए समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज बनाने में मिली समानता के आधार पर जांचना पड़ता है। देखिए, हमारे संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुसार जो रिजर्वेशन का जो आधार है वो क्या है? वो सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर आरक्षण दिया जाता था 2019 तक। 2019 में संविधान में संशोधन किया गया, 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन में आर्थिक शब्द को भी जोड़ दिया गया, यानी कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको भी रिजर्वेशन अब दिया जा सकेगा, यानी कि उनको भी आरक्षण दिया जा सकता है। सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन तो था ही, अब आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर भी लोगों को उनको भी समान अवसर प्राप्त होंगे, सरकारी नौकरी में उनको भी जाने के समान अवसर प्राप्त होंगे। समानता के विषय पर सोचते समय हमें प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल एक जैसा मानना और व्यक्ति को मूलतः समान मानने में अंतर करना चाहिए। मूलतः समान व्यक्तियों को विशेष परिस्थितियों में अलग अलग बर्ताव की जरूरत हो सकती है, लेकिन ऐसे भी समाज में सर्वोपरि उद्देश्य को समानता बढ़ावा देना ही होगा। समानता के लक्ष्य को पाने के लिए अलग या विशेष बर्ताव के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन इसके लिए औचित्य सिद्ध करना और सावधानीपूर्वक पुनर्विचार आवश्यक है, क्योंकि अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग बर्ताव जाति व्यवस्था और रंग भेद के अंग है। इसलिए उदारवादी एक जैसे बर्ताव के सिद्धांत से हटते हुए बहुत ही सावधान रहते हैं। समान उद्देश्य से जुड़े हुए बहुत से मुद्दे नारीवाद आंदोलन द्वारा चलाए गए। 19वीं सदी में स्त्रियों को समान अधिकारों के लिए संघर्ष किया गया। उदाहरण के लिए उन्हें मताधिकार, कॉलेज यूनिवर्सिटी में डिग्री पाने का अधिकार, काम के लिए अधिकार की उसी प्रकार की मांग उठती जैसे पुरुषों को हासिल है। हालांकि जैसे ही उन्हें नौकरी में प्रवेश किया जाता है तो महसूस होता है कि स्त्रियों को उन अधिकारों को उपयोग में लाने के लिए विशेष सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए मातृत्व, अवकाश और कार्यस्थल पर बाड़ावाड़ी जैसी प्रावधानों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के विशेष बर्ताव के बिना वे न गंभीरतापूर्ण प्रतिष्ठा में भाग ले पाती और न ही सफल व्यवसायिक और निजी जीवन का आनंद उठा पाती। दूसरे शब्दों में पुरुषों के समान अधिकारों के उपयोग के लिए उन्हें कई बार एक जैसा बर्ताव की जरूरत होती है। जब हम समानता के मुद्दे पर सोचते हैं और ये जांचते हैं कि एक खास विशेष स्थिति में बर्ताव की जरूरत है या नहीं, हमें लगातार स्वयं से प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। क्या विशेष बर्ताव ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है? क्या एक समूह अधिकारों का उसी प्रकार आनंद उठा सकता है जैसे शेष समाज? हालांकि ये सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए कि विशेष बर्ताव वर्चस्व और शोषण की कई संरचनाओं को जन्म दे या अन्यथा विशेष बर्ताव समाज के विशेष अधिकारों और शक्ति को फिर से स्थापित करने वाला एक प्रभावशाली उपकरण न बन जाए। विशेष बर्ताव का उद्देश्य औचित्य और न्यायपरक और समतामूलक समाज को बढ़ावा देने के माध्यम के अलावा और कुछ नहीं है। तो आपने इस वीडियो में हमने पूरे समानता को समझने का प्रयास किया। तो ये समानता के बारे में आपने इस वीडियो में जाना, समानता क्या है। आपने इस वीडियो में समानता के जो प्रमुख आयाम है इस 4 वीडियो के माध्यम से हमने पूरे इस पाठ को समझने का प्रयास किया है। एक बार फिर से इस पाठ को समझ लेते हैं कि पूरा पाठ किस प्रकार से समानता के बारे में है। देखिए, पहले वाले वीडियो में आपने जाना था कि समानता हमें क्यों आवश्यक है, समानता की आवश्यकता क्यों है। तो हमने देखिए, मनुष्य को ईश्वर ने सभी मनुष्य को एक जैसा बनाया है, लेकिन फिर भी क्या है, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर मनुष्यों में भेदभाव किया जाता है और इस भेदभाव को मिटाने के लिए समानता की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें समानता की आवश्यकता है। समानता क्या है? आपने समानता इसमें आपने समझा था कि नेल्सन मंडेला था, उनकी कहानी आपने इस वीडियो में समझी थी। फिर इसी तरह आपने समानता के कुछ अवसरों में समानता की बात की थी हमने। फिर हमने प्राकृतिक समानता और सामाजिक समानता पढ़ी थी। फिर इसी तरह हमने अगले वाले जो वीडियो था हमने उसमें समानता के प्रमुख 3 आयाम पढ़े थे, जो
थर्ड वीडियो था उसमें पढ़ा था। थर्ड वीडियो में हमने सामाजिक राजनीतिक समानता पढ़ी थी। सभी लोगों को, अगर कोई भी नागरिक उन्हें कोई भी राज्य अगर उन्हें नागरिकता देता है तो नागरिकता देने के साथ साथ उसे संगठन बनाने, कहीं पे आने जाने बसने और मौलिक जो अधिकार उसे प्राप्त होते हैं, यानी कि मतदान करने का अधिकार, आज सब अधिकार उसे प्राप्त हो जाते हैं नागरिकता के साथ ही। इस तरह समानता की बात की थी। इसी तरह हमने आर्थिक समानता की बात की थी। फिर इसी तरह शिक्षा का जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा देखिए भारत में है, जो शिक्षा का जो शहरी भारत में उच्च शिक्षा के ये जो आंकड़े हैं आप देख सकते हैं आपकी बुक में, ये किस प्रकार से असमानता को व्यक्त करते हैं। इसी तरह हमने ये पूरा पाठ समझने का प्रयास किया था। फिर हमने जो इस वीडियो में नारीवाद है, नारीवाद को हमने समझने का प्रयास किया था, यानी कि महिलाएं जो है उन्हें कुछ विशेष अधिकारों की वो मांग करती है। हमारा जो समाज है वो क्या है, पितृसत्ता वाला समाज है और महिलाओं को समान अधिकार देने की बात करता है, यानी कि महिलाओं को भी पुरुषों के मुकाबले में बराबर अधिकार प्राप्त हो और उनको जो लिंग भेद के आधार पर उनके भेदभाव न किए जाए। इस प्रकार से ये हमने पूरा पाठ इस वीडियो में समझा था। और कैसे हम समानता को बढ़ावा देते हैं, हम समानता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, ये हमने जाना था। औपचारिक समानता क्या होती है, ये सब आप इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। समाजवाद ये विभेदक द्वारा बर्ताव, ये सारे आप इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इस पाठ के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको देखने हैं, और कोई भी क्वेश्चन आपको अगर नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।